नमस्कार। आज हम भारत सरकार की कार्यकारी शाखा पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी, मतलब वो हिस्सा जो असल में देश को चलाता है। हाँ, रोज खबरों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इन सब के बारे में सुनते हैं, लेकिन आज हम इस पूरी मशीनरी को एक तरह से खोल कर देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन क्या करता है, बल्कि ये समझना है कि इस व्यवस्था को ऐसा ही क्यों बनाया गया है। हम राष्ट्रपति की शक्तियों से लेकर नौकरशाही की भूमिका तक हर पहलू की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल, और देखेंगे कि इस पूरी ताकतवर व्यवस्था को जवाबदेह रखने के क्या इंतजाम हैं। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, जब हमारा संविधान बन रहा था तो बनाने वालों ने अमेरिका जैसी राष्ट्रपति प्रणाली क्यों नहीं चुनी? हाँ, जहाँ एक व्यक्ति के पास सारी कार्यकारी शक्ति होती है। उन्होंने ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली को क्यों चुना है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। तो चलिए इसी सोच को समझते हैं। हाँ, और ये समझना आज के संदर्भ में और भी जरूरी हो जाता है। हाँ। देखिए, दुनिया में मोटे तौर पर 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो संसदीय, जैसे भारत या ब्रिटेन में, जहां सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्र का मुखिया जैसे राष्ट्रपति या राजा, उनकी भूमिका ज्यादातर औपचारिक होती है। जी। दूसरी है अध्यक्षीय प्रणाली, जैसे अमेरिका में, जहां राष्ट्रपति ही सब कुछ हैं, राष्ट्र के भी प्रमुख और सरकार के भी। और उन्हें सीधे जनता चुनती है, जो उन्हें एक अलग तरह का अधिकार देता है। अच्छा। और तीसरी है अर्ध अध्यक्षीय, फ्रांस या रूस की तरह, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये सारे विकल्प थे। बिल्कुल, और उन्होंने संसदीय प्रणाली को चुना, जिसकी 2 मुख्य वजह थीं। पहली तो बहुत व्यवहारिक थी, अनुभव वाली। हाँ, हमें 1919 और 1935 के सरकारी अधिनियमों के तहत इस सिस्टम में काम करने का कुछ अनुभव पहले से था। लेकिन दूसरी वजह ज्यादा दार्शनिक लगती है। इन दस्तावेजों में व्यक्तित्व पूजा यानी पर्सनालिटी कल्ट से बचने के डर का जिक्र बार बार आता है। जी, और ये डर बहुत गहरा था। ऐसा क्यों? देखिए, वो सिर्फ एक सैद्धांतिक डर नहीं था। उस वक्त दुनिया भर में शक्तिशाली और करिश्माई नेताओं का उदय हो रहा था। हमारे अपने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी बहुत बड़े व्यक्तित्वों ने किया था। तो संविधान निर्माता इस बात को लेकर बहुत सचेत थे कि कहीं देश किसी एक व्यक्ति पर इतना निर्भर ना हो जाए कि संस्थाएं कमजोर पड़ जाएं। अच्छा, तो उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो व्यक्ति से ऊपर व्यवस्था के सिद्धांत पर चले। बिल्कुल, यहाँ शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि एक पूरी मंत्री परिषद में बटी होती है। और वो मंत्री परिषद संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जी, यानी जनता के प्रतिनिधियों के प्रति। तो ये एक तरह से एक सेफ्टी मैकेनिज्म था। हाँ, ताकि ताकत एक जगह केंद्रित ना हो जाए। चलिए, इसी ढांचे में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति। उन्हें औपचारिक प्रमुख कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत मशहूर उद्धरण है कि राष्ट्रपति का पद अधिकार और गरिमा वाला है। एक ऐसा प्रमुख जो न तो शासन करता है और न ही राज करता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन वो रोजमर्रा का शासन नहीं चलाते। वे अपनी लगभग सारी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। उनका चुनाव भी इसी भूमिका को दिखाता है ना? जी, उन्हें सीधे जनता नहीं चुनती, बल्कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, मतलब सांसद और विधायक, वो मिलकर चुनते हैं। तो ये एक संकेत है कि उनकी शक्ति का स्रोत सीधे जनता नहीं है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन अगर उन्हें हर काम सरकार की सलाह पर ही करना है, तो फिर इस पद का महत्व क्या है? क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है? लेकिन 1% ऐसे मौके आते हैं जहां उनका विवेक देश की दिशा तय कर सकता है। अच्छा। इन दस्तावेजों में 3 प्रमुख स्थितियों का जिक्र है। जैसे अगर राष्ट्रपति को सरकार की कोई सलाह पसंद नहीं आती, तो क्या वो बस ना कह सकते हैं? ना तो नहीं, पर उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। वे किसी भी सलाह को सिवाय धन विधेयक के एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। वो सरकार से कह सकते हैं कि इस पर दोबारा सोचें? हाँ, इसके ये परिणाम हो सकते हैं। हालांकि अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह भेज देती है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। लेकिन एक बार लौटाने की शक्ति भी बहुत बड़ी है। जी, ये उन्हें सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाने का अधिकार देती है। दूसरा विवेक तो और भी ज्यादा दिलचस्प है, पॉकेट वीटो। हाँ, ये नाम ही बड़ा नाटकीय है।
और इसका इस्तेमाल भी बड़ा नाटकीय रहा है, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं। बिल्कुल। हमारे संविधान में वो ये नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर कितने समय में हस्ताक्षर करने हैं। कोई समय सीमा नहीं है। कोई समय सीमा नहीं है। और इसी का फायदा उठाकर अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो हाँ कहें न ना कहें और उसे बस अपनी मेज पर पड़ा रहने दें, तो वो अनिश्चित काल के लिए लटक जाता है। जी, इसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। क्या ऐसा असल में कभी हुआ है? हाँ, ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के साथ यही किया था। अच्छा, उस बिल में क्या था? उस विधेयक को लेकर प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चिंताएं थी। राष्ट्रपति ने उस पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए। और वो बिल आज तक कानून नहीं बन पाया। ये दिखाता है कि कैसे एक औपचारिक प्रमुख भी निर्णायक मौकों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरा विवेक तो शायद सबसे ज्यादा राजनीतिक महत्व रखता है। हाँ, खासकर आज के गठबंधन युग में। बिल्कुल, जब चुनाव के बाद किसी भी एक पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब राष्ट्रपति की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तब वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। जी, ये तय करने के लिए कि किस नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए बुलाएं, जिसे वे मानते हैं कि वो सदन में अपना बहुमत साबित कर पाएगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और ऐसे पलों में राष्ट्रपति का फैसला देश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। और हाँ, इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति भी तो हैं। अक्सर उनकी भूमिका पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। सही कहा, लेकिन वे सिर्फ एक स्टैंड बाय राष्ट्रपति नहीं है। उनकी अपनी एक सक्रिय भूमिका है। बहुत महत्वपूर्ण। वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। जी, और इस नाते वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, जो संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत अहम काम है। और हाँ, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो नए राष्ट्रपति के चुनाव होने तक वे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के पास कुछ खास मौकों पर काफी विवेक होता है। जी, ये हमें सीधे सत्ता के असली केंद्र पर ले आता है, प्रधानमंत्री और उनकी टीम, जिन्हें वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। क्योंकि देश चलाने का असल काम तो यहीं से होता है। जी, प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात जो इन दस्तावेजों में सामने आती है वो है मंत्रिमंडल के आकार पर लगी सीमा। हाँ, 91वें संविधान संशोधन के बाद जी, अब मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये सीमा क्यों लगाई गई? इसके पीछे क्या सोच थी? इसे जंबो कैबिनेट की समस्या को सुलझाने के लिए लाया गया था। मतलब बहुत सारे मंत्री। हाँ, एक समय था, खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में, जब राजनीतिक सहयोगियों को खुश करने के लिए 80-90 मंत्री बना दिए जाते थे। ये तो सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ। हाँ, बिल्कुल। और शासन को भी बोझिल बनाता था। ये 15% की सीमा उसी पर लगाम लगाती है। और इस टीम के कप्तान के तौर पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? प्रधानमंत्री ही सब कुछ तय करते हैं। कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किसका क्या रैंक होगा, कैबिनेट, राज्य या उप मंत्री। जी, वे ही राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की मुख्य कड़ी हैं। सरकार की नीतियां और दिशा असल में प्रधानमंत्री के विजन से ही तय होती है। इन दस्तावेजों में एक शब्द बार बार आता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुनने में तो ये काफी भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है ना? है ना? बिल्कुल, मतलब पूरी टीम एक साथ जीतती है, एक साथ हारती है। हाँ, कह सकते हैं कि एक साथ तैरना और एक साथ डूबना, ये इसकी आत्मा है संसदीय प्रणाली की। इसका क्या मतलब है कि अगर सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ उस एक मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता जिसकी वजह से ये हुआ, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री समेत। जी, प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। सरकार एक इकाई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर रक्षा मंत्री कोई गलती करते हैं तो क्या कृषि मंत्री को भी? हाँ, सिद्धांत तो यही है, इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये व्यवहारिक रूप से कैसे काम करता है? इसे कैबिनेट एकजुटता कहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि एक बार कैबिनेट ने कोई फैसला ले लिया तो हर मंत्री को सार्वजनिक रूप से उसका बचाव करना होता है, भले ही मीटिंग के अंदर उसने उसका विरोध किया हो। जी बिल्कुल। अगर कोई मंत्री फैसले से सहमत नहीं है तो उसके पास एक ही रास्ता है, इस्तीफा दे देना, ताकि सरकार एक आवाज में बात करे। सही कहा। इसी से जुड़ा एक और बारीक फर्क बताया गया है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं और अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है, दोनों में क्या अंतर है? ये बहुत बड़ा अंतर है। चूंकि मंत्रिपरिषद का गठन ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वे इस्तीफा दे दें तो पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। जी,
लेकिन अगर कोई एक मंत्री पद छोड़ता है तो सिर्फ एक कुर्सी खाली होती है, जिसे प्रधानमंत्री किसी और को नियुक्त करके भर सकते हैं, और सरकार चलती रहती है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री ही सरकार की धुरी है। तो ये तो ही राजनीतिक कार्यपालिका, वो मंत्री जो चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन सरकार का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही कहते हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेसी। ये वो प्रशिक्षित और कुशल अधिकारी हैं जो असल में नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। और ये स्थायी होते हैं। जी। मंत्री तो हर 5 साल में बदल सकते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन ये अधिकारी स्थायी रहते हैं, इसलिए इन्हें स्टील फ्रेम भी कहा जाता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए नेताओं और इन स्थायी अधिकारियों के बीच संतुलन कैसे बनता है? उसके लिए 3 बुनियादी सिद्धांत बनाए गए हैं। पहला है राजनीतिक तटस्थता। जी, इसका मतलब है कि अधिकारी किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के संविधान के सेवक हैं। सरकार किसी भी दल की आए, उनका काम निष्पक्ष होकर उसकी नीतियों को लागू करना है। वे सरकार के गुलाम नहीं, सलाहकार और एक्सपोनेंट है। दूसरा सिद्धांत उनकी भर्ती से जुड़ा है। जी, यानी योग्यता के आधार पर चयन। यूपीएससी और राज्यों में पीएससी जैसी संस्थाएं निष्पक्ष परीक्षाएं कराकर सबसे काबिल लोगों को चुनती हैं, ताकि प्रशासन में भाई भतीजावाद ना हो और योग्यता को प्राथमिकता मिले। और तीसरा सिद्धांत जो सामाजिक न्याय से जुड़ा है वो है प्रतिनिधित्व का। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि नौकरशाही सिर्फ कुछ खास वर्गों का गढ़ न बन जाए। संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जी, इसका लक्ष्य एक ऐसी नौकरशाही बनाना है जो भारत की सामाजिक विविधता को दर्शाती हो और समाज के हर तबके की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, एक औपचारिक राष्ट्रपति, एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और एक स्थायी नौकरशाही, तो इसका सार क्या निकलता है? हमने एक बहुत ताकतवर कार्यकारी व्यवस्था बनाई है, लेकिन उस पर लगाम लगाने के भी उतने ही मजबूत इंतजाम किए गए हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये पूरी संरचना जवाबदेही शासन के विचार पर टिकी है। राष्ट्रपति का विवेक, मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और समय समय पर होने वाले चुनाव, ये सब मिलकर एक संतुलन बनाते हैं। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यकारी शाखा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। बिल्कुल। तो इन सभी दस्तावेजों ने एक शक्तिशाली और एक जवाबदेह कार्यपालिका के बीच के संतुलन पर रोशनी डाली है। एक बात जो शुरू में उठी थी वो थी व्यक्तित्व पूजा से बचने की कोशिश। एक मजबूत नेता की जरूरत और सामूहिक जिम्मेदारी के संवैधानिक सिद्धांत के बीच के तनाव को लगातार कैसे संतुलित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपनी राजनीति में हर दिन खोजना पड़ता है।